हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इससे पहले हमने मानव का पाचन तंत्र पूरा पढ़ लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे मानव का श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन क्या है। तो सबसे पहले श्वसन की परिभाषा क्या होती है, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो होती है वो पोषण से प्राप्त होती है। तो मानव के पाचन तंत्र के अंदर आपने पढ़ा था कि पचित अवयव जो होते हैं वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी पचित अवयव जो होते हैं वो रक्त के अंदर चले जाते हैं और रक्त से वो प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाते हैं और प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा उस पचित अवयवों का ऑक्सीकरण हो जाता है, उन पचित अवयवों का विघटन हो जाता है, विशेष रूप से ग्लूकोज का होता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो विघटन के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और ये पूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। अब ये कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पाचन तंत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। पाचन तंत्र के अंदर भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। श्वसन के अंदर पचित भोज्य पदार्थ रक्त के द्वारा अवशोषित होते हैं और वो अवशोषित पचित अवयव जो होते हैं वो रक्त के द्वारा कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका में श्वसन के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन उन पचित अवयवों का ऑक्सीकरण कर देती है, विशेष रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है और इस प्रक्रिया में प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो कोशिका में रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिका में उपस्थित पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण से ऊर्जा, जल एवं CO2 प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। पचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो आपने पाचन क्रिया के अंदर पढ़ लिया था। पचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं। लेकिन ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है।
जिससे सबसे अधिक जो ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है, यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो पचित भोज्य पदार्थों में ग्लूकोज होता है, जिससे सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन क्रिया में आप पढ़ेंगे सेने की शरीर के अंदर सबसे पहले ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है या ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो उसके बाद में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण होता है। जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल की कमी हो जाती है तब एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिसका ऑक्सीकरण होता है वो ग्लूकोज होता है। तो मैं यहाँ समीकरण लिख देता हूँ, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। इसके साथ में ऑक्सीजन जो होती है वो क्रिया करती है और इस ग्लूकोज का विघटन कर देती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है, एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो ये समीकरण जो होता है ये होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण और इस क्रिया को रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया जो होती है वो प्रत्येक सजीव कोशिका के अंदर होती है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा कोशिका में रासायनिक ऊर्जा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। तथा CO2 बाहर निकाल दी जाती है। CO2 है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये क्रिया जो होती है वो श्वसन कहलाती है। रॉबर्ट बॉयल एवं रॉबर्ट हुक कब की थी, 1600 ईस्वी के अंदर श्वसन की अवधारणा प्रस्तुत की। और लेवोजियर ने 1770 ईस्वी के अंदर श्वसन क्रिया में O2 के महत्व को बताया। यानी कि श्वसन क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से होती है, यानी कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का क्या महत्व होता है, इस अवधारणा को लेवोजियर ने 1770 ईस्वी में बताया था। लेवोजियर 1770 ईस्वी के अंदर बताया श्वसन में O2 का महत्व। श्वसन क्रिया में O2 किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है या O2 का क्या महत्व होता है, ये लेवोजियर ने बताया था। जीएस कार्टर ने श्वसन प्रक्रिया की दो अवस्थाएं बताई कि श्वसन क्रिया जो होती है वो दो प्रवस्थाओं में होती है। किसने बताया था, जीएस कार्टर ने। जीएस कार्टर ने बताया था। जीएस कार्टर ने श्वसन क्रिया
की प्रमुख दो अवस्थाओं को बताया। यानी कि श्वसन क्रिया है वो दो अवस्थाओं के अंदर होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है? नंबर 1 बाह्य श्वसन, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है वो होता है आपके आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या ऐसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दोनों कह सकते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं। इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन को अलग अलग भी कहा जाता है। ये कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि आंतरिक श्वसन क्या है और कोशिकीय श्वसन क्या है और बाह्य श्वसन क्या होता है। तो ये जीएस कार्टर ने श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो प्रमुख दो अवस्थाओं के अंदर होती है। प्रथम अवस्था जो होती है जिसे बाह्य श्वसन कहते हैं और द्वितीय अवस्था जो होती है जिसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं 1 नंबर बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन को समझने के लिए श्वसन तंत्र की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो श्वसन तंत्र के अंदर वायुमंडलीय गैसों को जब ग्रहण किया जाता है वो नाक में स्थित नासा छिद्रों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो नाक के अंदर 2 नासा छिद्र होते हैं जहां से वायुमंडल की वायु को ग्रहण किया जाता है। तो जहां से वायु जो होती है वो नोजल कैविटी में चली जाती है, यानी कि नासिका गुहिका में चली जाती है और नासिका गुहिका से अंतःनासा छिद्रों के द्वारा ये ग्रसनी में आ जाती है। और ग्रसनी जो होती है वो घाटी छिद्र के दौरान लैरिंक्स में खुलती है और लैरिंक्स से ये वायु जो होती है वो श्वास नलिका में प्रवेश करती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लैरिंक्स है जिसे कंठ कहा जाता है। और ग्रसनी लैरिंक्स में घाटी छिद्र द्वारा खुलती है और ये घाटी छिद्र है वो ग्लोटिस कहलाता है। और ग्लोटिस जो होता है वो एक उपास्थि द्वारा ढका रहता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये क्रिया आपने पाचन तंत्र के अंदर ग्रसनी के अंदर पढ़ ली थी। अब लैरिंक्स जो होती है वो श्वास नली में खुलती है, तो जो वायु है वो श्वास नली में आ जाती है, ट्रेकिया में आ जाती है। ट्रेकिया जो होती है वो आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है, यानी कि ट्रेकिया एक बाएं भाग के अंदर और दाएं भाग के अंदर बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहा जाता है, जिसे ब्रोंकस कहा जाता है। लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस कहा जाता है। ये प्रत्येक श्वसनी जो होती है वो फेफड़े में प्रवेश करती है, यानी कि बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। श्वसनी जो होती है वो आगे उप विभाजित होती है। जब ये श्वसनी विभाजित होती है तो इसे तृतीयक श्वसनी कहा जाता है। तृतीयक श्वसनी कहा जाता है और तृतीयक श्वसनी जो आगे और विभाजित होती है
तो इसे श्वसनिकाएं कहा जाता है, इसे ब्रैंकियोल्स कहा जाता है। ये आपके हो गई तृतीयक श्वसनी, और तृतीयक श्वसनी के बाद में यहाँ जो विभाजित होती है ये होगी श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं जो होती हैं, इनकी ब्रोंकियोल्स जो होती हैं आगे और विभाजित होती हैं, जिसे अंतःश्वसनिकाएं कहा जाता है, जिसे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स यहाँ होगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होती है आगे और विभाजित होती है, और जिसे श्वसन श्वसनिकाएं कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो होती है वो वायु कुपिका वाहिनी के द्वारा वायु कुपिका में खुलती है, एल्वियोली में खुलती है, यानी कि अंतिम जगह जो होती है वो वायु कुपिका होती है। तो एक बार और देख लीजिए, यानी कि नासा छिद्र से वायु ग्रहण की जाती है, जो नोजल कैविटी में आती है, नोजल कैविटी से ग्रसनी में आ जाती है, और ग्रसनी से लैरिंग से होती हुई श्वास नलिका में आ जाती है, ट्रेकिया में आ जाती है, ट्रेकिया से ये श्वसनी में चली जाती है। श्वसनी जो होती है वो बाएं फेफड़े के अंदर और दाएं फेफड़े के अंदर जाती है, और अब श्वसनी जो होती है वो आगे विभाजित होती है, जिसे पहले विभाजित होती है वो तृतीयक श्वसनी कहलाती है। तृतीयक श्वसनी जो विभाजित होती है तो वो श्वसनिकाएं कहलाती है। श्वसनिकाएं जो विभाजित होती है तो वो अंतस्थ श्वसनिकाएं कहलाती है, और अंतस्थ श्वसनिकाएं जो आगे विभाजित होती है तो उसे श्वसन श्वसनिकाएं कहा जाता है। श्वसन श्वसनिकाएं जो होती है वो वायु कुपिका वाहिनी के दौरान वायु कुपिका में खुलती है, यानी कि अंतिम वायु कुपिका में हवा भर जाती है। अतः वायु कुपिका में बाहरी वातावरण की वायु है वो प्रवेश करती है। वायु कुपिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, जिसमें गैसों का विनिमय यानी कि CO2 और O2 का विनिमय जो होता है वो वायु कुपिका और रक्त केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य आंशिक दाब के अंतर होने के कारण होता है। हम ये कह सकते हैं कि वायु कुपिका के अंदर O2 का आंशिक दाब अधिक होता है और रक्त के अंदर CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है। इसलिए वायु से भरी हुई वायु कुपिका से O2 रक्त केशिकाओं के रक्त में प्रवेश करती है, और रक्त केशिकाओं के रक्त से CO2 जो होती है वो वायु कुपिकाओं में प्रवेश करती है। यहाँ तक की प्रक्रिया जो होती है वो बाह्य श्वसन कहलाती है। यहाँ तक की प्रक्रिया है वो बाह्य श्वसन कहलाती है। अब देखिए O2 किसमें प्रवेश हो गया? O2 का रक्त केशिकाओं में प्रवेश हो गया, यानी कि रक्त केशिकाएं जो होती हैं वो कुपोषीय सिरा के दौरान हृदय में प्रवेश करती हैं, फिर महाधमनी के द्वारा धमनियों में जाती है, और धमनियों से प्रत्येक ऊतकों में जाती है, और ऊतकों के अंदर दूसरा विनिमय होता है। ऊतकों के अंदर दूसरा विनिमय होता है जिसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, यानी कि ऊतकों के मध्य जो अंतराली द्रव होता है, तो अंतराली द्रव और रक्त केशिकाओं के रक्त के मध्य जब गैसों का विनिमय होता है तो वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। कैसे होता है, यानी कि रक्त केशिकाओं के रक्त में O2 की सांद्रता जो होती है वो अधिक होती है, और ऊतकों के अंतराली तरल के अंदर O2 की सांद्रता होती है वो कम होती है, जिससे रक्त से O2 जो होती है वो अंतराली तरल के अंदर प्रवेश करती है या विनिमय हो जाती है, और अंतराली तरल से CO2 जो होती है वो रक्त केशिकाओं के रक्त में प्रवेश करती है। तो ये यहाँ प्रक्रिया जो होती है वो आंतरिक श्वसन कहलाती है। और अब अंतराली तरल के अंदर O2 की सांद्रता अधिक हो गई, जिससे अंतराली तरल से O2 जो होती है वो कोशिका में प्रवेश करती है, और कोशिका से CO2 जो होती है वो अंतराली तरल के अंदर प्रवेश करता है, और इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अब CO2 जो होती है वो अंतराली तरल के अंदर आ गई, अंतराली तरल से रक्त के अंदर, रक्त से सिराओं के द्वारा हृदय के अंदर, और हृदय से वापस वायु कुपिकाओं के रक्त केशिकाओं के अंदर। इस प्रकार से श्वसन की प्रवस्थाएं होती है। तो सबसे पहले हम बाह्य श्वसन की परिभाषा लिखते हैं। किसे कहते हैं? बाह्य श्वसन में
बाह्य श्वसन में गैसों का विनिमय कौन सी गैस? O2 व CO2। वायु कुपिका में कौन सी गैस है? सभी वायुमंडल की सारी गैसें जो होती हैं वो वायु कुपिका में भरी होती है, लेकिन वायु कुपिका से रक्त केशिकाओं में जो आदान प्रदान होता है वो O2 और CO2 का ही होता है। यानी कि वायु कुपिकाओं में वातावरण की सारी गैसें, लेकिन वायु कुपिका से रक्त केशिका में किस गैसों का विनिमय होता है? O2 और CO2 का ही होता है। तो बाह्य श्वसन में गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं एवं केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है। बाह्य श्वसन के अंदर गैसों का विनिमय जो होता है वो वायु कुपिका और रक्त केशिकाओं के मध्य होता है। यानी कि जब वायु कुपिकाएं वायु से भर जाती हैं उस समय वायु कुपिका के अंदर O2 का दाब जो होता है वो रक्त केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के अंदर O2 के दाब से अधिक होता है। इसलिए O2 जो होती है वो वायु कुपिकाओं से विसरण के द्वारा रक्त केशिकाओं के रक्त में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से रक्त केशिकाओं की रक्त में CO2 का दाब अधिक होता है और वायु कुपिका के अंदर CO2 का दाब कम होता है, और इस प्रकार रक्त से CO2 जो होती है वो वायु कुपिका में प्रवेश करती है। तो यहाँ तक जो आदान प्रदान गैसों का होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी कि वायुमंडल से वायु का वायु कुपिकाओं में प्रवेश, वायु कुपिकाओं में भरना, और वायु कुपिका से रक्त केशिका के रक्त में प्रवेश करना, और रक्त केशिका से CO2 का वायु कुपिकाओं में प्रवेश करना, और फिर संपूर्ण वायु का पुनः वायुमंडल में निर्मुक्त करना। ये सारी क्रिया जो होती है वो बाह्य श्वसन के अंदर आती है।